और बजट में एक सेक्टर निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा, वो है हाउसिंग का, क्योंकि हाउसिंग या फिर ये कह लें कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ न कुछ ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से जरूर किए जाएंगे। और अगर हाउसिंग को लेकर ऐलान किए जाते हैं तो हाउसिंग से रिलेटेड ना मल्टीपल सेक्टर से, रियल एस्टेट से जुड़ी अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 28 से 30 इंडस्ट्रीज हैं वो जो सीधे इंपैक्टेड होती हैं। उसको आप रियल एस्टेट के एंसिलरी सेक्टर को कह सकते हैं, और उसमें से एक वो कंपनीज हैं जो कि प्लाईवुड बनाने का काम करती हैं। बजट की उम्मीदों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजन का। केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। केशव जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी इंडस्ट्री बजट में हाउसिंग को लेकर क्या उम्मीदें करके चल रही हैं, और आप लोगों ने क्या डिमांड्स रखी थी अपनी? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस बजट में और काफी सारे बीते हुए बजट्स में भी हमारी एक डिमांड रही है कि हमारा सेक्टर फर्नीचर से इंटरट्वाइंड है, फर्नीचर से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। एंड काफी बारी ये बात उठी है कि फर्नीचर पे एक पीएलआई स्कीम आने वाला है जो इंश्योर करेगा कि इंडियन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स भी ग्लोबल प्लेयर से कंपेरेटिव हों। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ डिसएडवांटेजेस है बट काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर ये फर्नीचर के ऊपर पीएलआई आता है तो मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर को और काफी सारे सेक्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ हाउसिंग में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो होम लोन है उसके इंटरेस्ट रिपेमेंट पे भी लोगों को काफी बढ़त दिखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है उसका एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाएगा। एंड सेकेंडली, अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो लिमिट है वो अभी काफी लो सेट किया गया है, 45 लाख रुपए, पर्टिकुलरली जो मेट्रोज या अर्बन सेंटर्स है वहां पे ये लिमिट काफी लो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस लिमिट को भी बढ़ाएगी। केशव जी, एक और चीज है, देखिए बाकी चीजें हाउसिंग पर आया ना है, इंफ्रा को लेकर जो एलोकेशन है निश्चित तौर पर वो बढ़ने वाला है। तो अगर इंफ्रा को लेकर एलोकेशन ओवरऑल अगर बढ़ता है तो वो आपकी इंडस्ट्री के लिए वो कितना बेनिफिशियरी होगा, और आपके लिए उसमें से क्या टेकअवेज निकल के आएंगे? देखिए, इंफ्रा के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट पास्ट में हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है, और उससे हमारी इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिली है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की आप बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से ही होने वाला है। आप चाइना को देखें या अमेरिका को देखें तो इन सभी कंट्रीज में जो बूम आया था रियल एस्टेट सेक्टर में, इकोनॉमी में, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो बहुत बढ़िया काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के उसे कायम रखे और भी अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करे। केशव जी, एक और चीज बताइए, कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज होता है जब अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, और तमाम रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ी रही है। तो ये कितना चैलेंज हो जाता है कि एक तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन दूसरी तरफ उस अपॉर्चुनिटी को मीट करने के लिए, उससे खुद को अलाइन करने के लिए कॉस्ट एक चैलेंज बन जाता है। किस तरह से आप इस सिनेरियो को देख रहे हैं? देखिए, अगर आप हमारी बात करें तो कॉस्ट इन्फ्लेशन डेफिनेटली हुआ है पिछले 1-1.5 साल से। एंड इसका प्राइमरी रीजन है कि टिम्बर की प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन क्योंकि हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हम इस कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन कर पाए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो जो आज के दिन इनपुट जीएसटी का लिमिटेशन है वो अगर गवर्नमेंट रिमूव कर दे कि कुछ प्रोडक्ट्स पे जो इनपुट जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इससे जो बिल्डर्स के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है शायद वो थोड़ा कम हो जाएगा, और से रियल एस्टेट सेक्टर को शायद थोड़ी और बूस्ट मिलेगी। और केशव जी, एक आखिरी सवाल, बजट में आपको लगता है कि कोई ऐसा मेजर सरकार ले सकती है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट को भी थोड़ा सा एनहेंस करने पर, एक्सपोर्ट को और रफ्तार देने पर उसे मदद मिल जाए? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा था कि जो पीएलआई स्कीम अगर ये फर्नीचर के ऊपर आ जाएगी तो फर्नीचर के अंदर हमारे ही सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो प्लाईवुड हो, एमडीएफ हो, लैमिनेट हो, पार्टिकल बोर्ड हो। तो अगर फर्नीचर के ऊपर पीएलआई आती है तो इससे इंडिया ग्लोबली और कंपेटिटिव होगी। और आप देखेंगे वियतनाम जैसे कंट्रीज, चाइना जैसे कंट्रीज ग्लोबली काफी काफी अधिक बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में भी ये पोटेंशियल जरूर है और होपफुली गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आएगी। केशव सर,
थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करेंगे कि बजट के राउंड या बजट के दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी और बजट के जो अनाउंसमेंट्स होंगे उसको समझने की आपसे विस्तार से कोशिश करेंगे। जल्दी मुलाकात होगी सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक राय लेते हैं जरा सेंचुरी प्लाई को लेकर। कुणाल, सेंचुरी प्लाई कैसा लगता है आपको चार्ट इसका? आज तो थोड़ी कमजोर हम देख रहे हैं कि शेयर में चाल है। आई थिंक हायर लेवल्स पे हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे तो कंसोलिडेशन का फेज है। यहाँ पे जो स्टॉक को रेजिस्टेंस है वो है 840 850 के जोन के आसपास, और जो लोअर एंड पे सपोर्ट है वो है 730 740 का जोन। तो ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक फंसा हुआ है। आई थिंक खराब मार्केट में भी एक हायर लेवल पे कंसोलिडेशन होना एक पॉजिटिव साइन है, बट मुझे लग रहा है कि वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। अगर 820 840 का लेवल निकलता है तो ही मैं बाय करूंगा यहाँ पे। फिर टारगेट जो रहेंगे वो होंगे 920 से लेके 980 के। सो करंट लेवल्स पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो लोअर लेवल्स पे 720 का एक स्टॉप लॉस लगा के चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो 720 का स्टॉप लॉस है, खरीदना है 800 रुपये के ऊपर निकल जाइए, फिर 900 रुपये तक ये शेयर बढ़ेगा। ये राय होगी सेंचुरी प्लाई को लेकर। लेकिन आज का जो बड़ा एक्सीडेंट है वो है लॉरस लैब